जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम हमने बनाया था इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए। फिर उसके बाद हमने उसको बनाया था अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए। फिर हमने ये भी देखा था कि हिस्टोग्राम से हम बेसिकली क्या काम ले सकते हैं। तो हिस्टोग्राम हमें बताता था शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्स हमने देखी थी, कौन कौन सी थी? यू शेप थी, बेल शेप थी, बेल शेप को हम सिमेट्रिक भी कहते हैं, यूनिफॉर्म थी, नेगेटिव स्क्यूड एंड पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी हमने देख ली थी। और उसके बाद हिस्टोग्राम जो है वो कौन सा ग्राफ होता है? 2D होता है, बट उसको कहते क्या है, यानी वो क्या चीज़ है? ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डाटा के लिए होता है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा फिर हमने उसमें 2-3 पॉइंट्स और भी देखे थे। उसमें क्या नहीं होता? गैप नहीं होता। उसके बाद अगर उसको कंपेयर करें किससे, बार चार्ट से, वो डिस्क्रीट के लिए है, ये कंटिन्यूस के लिए है। ठीक है, और रीअरेंज नहीं कर सकते। बार चार्ट्स में हम बार्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ रेंज है। वहाँ पर हम डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही वेरिएबल के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ग्राफ करते हैं तो हमें मिलता है हिस्टोग्राम। उसके बाद हमने एक और चीज़ भी बनाई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने बनाई थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को ग्राफ करें तो फिर हमें मिलता है ओजाइव। अच्छा, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं ओगिव। ये ओगिव नहीं है बेटा, ये ओजाइव है। ये बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको, ओगिव पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये ओगिव नहीं है। क्या चीज़ है ये? ओजाइव है ये। और ओजाइव क्या चीज़ है? ओजाइव इज अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ करें तो हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ करें तो ओजाइव। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की थी। एक थी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी थी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है ओजाइव भी फिर दो तरह से ही बनेंगे, एक लेस देन ओजाइव और दूसरा मोर देन ओजाइव। अच्छा, यहाँ पर उसने हमसे क्या कहा है? ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमने क्या बनाना है? लेस देन ओजाइव। अच्छा, लेस देन ओजाइव जो बनेगा वो कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन सी क्लास बाउंड्रीज यूज करते थे? अपर क्लास बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हम अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज करने वाले हैं। ये जो डाटा हमारे सामने है, क्या ये क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? यहाँ पे कैसे पता चलेगा? ये क्लास लिमिट्स हैं। कैसे पता चला? जब गैप नहीं होता तो वो क्लास बाउंड्रीज होती है। यहाँ देखिए 0 to 4 है, फिर 4 to 8 है, 8 to 12 है, विदाउट गैप चल रहा है ना। तो जब गैप नहीं होता तो वो क्या कहलाती हैं? क्लास बाउंड्रीज। इसका मतलब है यहाँ क्लास बाउंड्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, हमें बनाने की ज़रूरत। अगर यहाँ क्लास लिमिट्स होती तो यहाँ पे आपको गैप मिलता, लाइक 4 to 8 है, 0 to 4 है, तो अगली 5 से स्टार्ट होती। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या है? क्लास बाउंड्रीज। और फिर हम क्या यूज़ करने वाले हैं बेटा? अपर क्लास बाउंड्रीज। अपर क्लास बाउंड्री के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी आएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बनी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं? ये 4 एज इट इज आ गया बेटा। अब इस 4 में हमने 6 को ऐड किया,
4 + 6 10 + 10 20 + 8 + 4 32। बेटा यहाँ पे क्या बोला उसने? ड्रॉ लेस देन, ठीक है। अभी हम लेस देन की ही बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा? ओके। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक तो अपर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगी। यहाँ पर आप इस टाइप का एक टेबल बना लें, अपने पास जल्दी से एक टेबल बनाएं जिसमें आप 3 रोज रखेंगे। पहले में लिखेंगे अपर क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स, दूसरे में लिखेंगे CF, तीसरे में लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट। ओके, अब देखो बेटा, फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री है 4, सेकंड है, थर्ड है, नेक्स्ट है और नेक्स्ट है। फर्स्ट क्लास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है बेटा, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32। और उसके बाद हम इनको यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, 4 4 8 10 12 20 16 28 और 20 एंड 32। ठीक है बेटा। और इसके बाद इन पॉइंट्स को हमने वहाँ पे प्लॉट कर देना होता है, तो जब प्लॉट करेंगे तो हमें उजाई मिल जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, पहला पॉइंट होता है x का और दूसरा पॉइंट होता है, तो x की रेंज है 4 से लेकर और y की रेंज है 4 से लेकर 32। तो जब आप y एक्सिस को स्केल करेंगे तो 32 के अकॉर्डिंगली स्केल करेंगे, और जब आप x एक्सिस को स्केल कर रहे होंगे तो 20 के अकॉर्डिंग उसको स्केल कर लेंगे। और उसके बाद ये देखें बेटा, ये आपके सामने एक उजाइब बना हुआ आ रहा है। क्या करेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे ना। ये पहला पॉइंट था ना 4 और यहाँ पे 4, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा था 8 और 10, ये देखें मिल रहे पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट था 12 और 20। इस तरह से हमने इसको प्लॉट कर लिया। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं लेस देन ओजाइव। इसको क्या बोलते हैं? इस लेस देन ओजाइव का स्लोप आपको कैसा नजर आ रहा है? स्लोप किसी को पता है क्या चीज होती है? ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप या ग्रेडियंट क्या बताता है? लाइन का कुछ बताता है? स्लोप क्या चीज होती है? क्या होता है स्लोप? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बताता है। सारी जिंदगी हो गए पढ़ते हुए स्लोप स्लोप, इंटर में भी पढ़ के आया हो ना। हो अच्छा, बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो स्लोप होता है। वेरी गुड। अब तुम लोगों को याद आया, मैंने शुरू में एक लफ्ज बोला था, शुक्र है तुम लोग भूल जाते हो। नहीं भूलते तो हम कहाँ जाते, बताओ किसको पढ़ाते? क्या होता है बेटा स्लोप? देखिए बेटा, यही एक फ़र्क है आम एजुकेशन में हो जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि बस आपने रट लिया कि ये ऐसा होता है, जाके लिख के आ जाएगा।
पता होना चाहिए चीज़ होती क्या है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज अगर फ़र्ज़ करो तुम लोग घर जाओ और घर में आपके पेरेंट्स में से कोई वालदा या वालिद या बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई पूछे बेटा क्या क्या किया आज तुम लोगों ने, तो आप कहोगे स्लोप पढ़ के आए हैं। वो पूछेंगे क्या होता है स्लोप, जरा हमें भी बता दो। तब आप बताएंगे लाइन यूँ जा रही होती है, यूँ जा रही होती है, यूँ आ रही होती है, यूँ आ रही है, तो उसको स्लोप बोलते हैं। तो जूता उतार के इतना पिटाई करेंगे, हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हो तुम लोग, ये पढ़ कर आए हो तुम, इसे स्लोप बोलते हैं। कैसे समझाओगे क्या? वेरी गुड। ऐसे करके कुछ बताया था, इतनी मेहनत करके कह दिया, ऐसे करके कुछ बताया था। सॉरी, हाइट कवर्ड बाय यूनिट। आज तुम्हारे दुश्मन नजर नहीं आ रहा? हाँ जी। स्लोप पॉजिटिव होता है या स्लोप नेगेटिव होता है, इससे क्या मिलता है? हम कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, या ग्रोथ हो रही है। पॉजिटिव का मतलब ग्रोथ हो रही है और नेगेटिव का मतलब डिटोरिएशन हो रही है। रेशो ऑफ वर्टिकल चेंज टू हॉरिजॉन्टल चेंज, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, डिग्री उसकी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है। अच्छा, देखो बेटा, स्लोप आपको बताता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने यूनिट से चेंज होगा जब आपका इंडिपेंडेंट यूनिट 1 यूनिट से चेंज होगा। स्लोप आपको ये बताता है। लेकिन जब आप ग्राफ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लिखते हैं आप? नॉर्मली एक्स एक्सिस पे। और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहाँ लिखते हैं? इसका मतलब है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होगा तो स्लोप आपको ये बताएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। तो इसको हम यूँ लिखते हैं आसान लफ्ज़ों में, चेंज इन y कह लें या डिपेंडेंट वेरिएबल कह लें, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to 1 unit change in x लिख लें या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें। स्लोप आपको ये बताएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होगा। अच्छा, अब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका कैसे पता चलता है? यानी अगर मैं ये आपके सामने जो एक ग्राफ बना हुआ है, मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या आप बता सकते हैं? कैसे पता चलता है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। ओके, और देखें बेटा, यहाँ पर आप कोई से भी, इसका तरीका सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी ग्राफ आपके सामने है और आप देखना चाहते हैं कि भाई इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप पहले एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज कर लें, कोई भी जो आपका दिल चाहे। ये देखें, हमने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट मिल गया। अब एक इसके आगे कोई और पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, ये x1 था, ये x2 था, x जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये y की तरफ आ जाए, ये y1 था, ये y2 था, तो अब ये बताओ ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो x अगर इंक्रीज हो रहा है और तो y भी, अगर इसका इन्वर्स चलें यानी वापस आ जाए, ये इधर से आ जाए तो ये इधर वापस नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी
और जब x डिक्रीज हो रहा है तो y भी। तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी दोनों वेरिएबल बढ़ते हैं या दोनों वेरिएबल कम होते हैं, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव स्लोप है। जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों एट ए टाइम इंक्रीज होते हैं या दोनों एट ए टाइम डिक्रीज होते हैं। किसी से भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। कोई से 2 पॉइंट लेंगे आपको पता चल जाएगा, किसी पॉइंट पे हो सकता है जाके कर्व नीचे आ जाए। ग्राफ पे सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स पे ही वो दोनों या तो बढ़ेंगे, उस वाले में दोनों घटेंगे, वरना चेंज होता है। क्या बता दें? रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब है एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये है पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, इसके कंपैरिजन में हमारे पास अगर नेगेटिव स्लोप हो, ये देखो बेटा, नेगेटिव स्लोप अगर हमारे पास है, ये चीज़ है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लें, ये हो गया आपके पास x1, यहाँ से आप y1 निकाल लें। अब हम x को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, x इंक्रीज हो गया। अब आप यहाँ देखें, ये आ गया y2, लेकिन y डिक्रीज हो गया। x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, यानी आप वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा, इसको कम करेंगे तो ये, तो अब ये नेगेटिव स्लोप है। और फिर उसको ज़रा आसान तरीके से समझाने के लिए आपको ये बता दिया जाता है कि बेटा ये स्लोप जो है, लाइन जो है जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, यानी अगर हम यहाँ देखें पॉजिटिव स्लोप को, तो पॉजिटिव स्लोप हमें यूँ नज़र आता है। तो एक चीज़ नज़र आती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जा रहा है, तो कहते हैं पॉजिटिव स्लोप है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है बट अपर एंड से लोअर एंड की तरफ आ रहा है, तो हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप है। लेकिन असल चीज़ क्या है, कि स्लोप होता क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट चेंज इन। दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो स्लोप, दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो स्लोप नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो अब ये जो हमारे पास लेस देन ओजाइव है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका मतलब है लेस देन ओजाइव का स्लोप पॉजिटिव होता है। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर हम जाएं मोर देन ओजाइव की तरफ, इसके कंपैरिजन में दूसरा कौन सा था, मोर देन ओजाइव। तो अब आप एक टेबल और बनाएंगे, जहां हमने लिखा है अपर क्लास लिमिट्स, वहां पर हम लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट्स। अब हम मोर देन ओजाइव बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अपर क्लास लिमिट्स, अपर सॉरी लोअर क्लास लिमिट, सॉरी, ये आ जाएगा बेटा 0, 4, 8, 12 एंड 16। अच्छा, उसके बाद CF हमने कैसे बनाया था, अब रिवर्स में चलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 32, तो सबसे पहली वैल्यू अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 32।
और इस 32 में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो कितना हो जाएगा बेटा, फिर 6 को माइनस करेंगे, फिर 10 को माइनस करेंगे, फिर 8 को माइनस करेंगे, तो 4। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 32, 28, 22, 12 एंड 4। और अब हमारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 0, 32, 4, 28, 8, 22, 12 एंड 16, 4। अच्छा, सेम स्केल के ऊपर हम इसको प्लॉट कर देते हैं। अब पहला पॉइंट कौन सा है बेटा, 0 एंड 32। तो 0 आपको कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पर ना, एक्स की वैल्यूज कहाँ 0 मिलती हैं, वाई एक्सिस पर। और ये कौन सी वैल्यू है, 32। इसका मतलब है यहाँ पर कोई पॉइंट होगा इस जगह पर, ये होगा 0 एंड 32। मिल गया ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा ना, 0, 32। x 0 होगा और y 32 होगा, तो इस लाइन के ऊपर आपको कहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4 एंड, ये देखो बेटा, ये है 4 और 28 यहाँ कहीं मिलेगा। ये पॉइंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 8 एंड 22, 8 एंड 22। ये है बेटा 8 और 22 यहाँ कहीं होना चाहिए, इस जगह पे। और फिर 12 एंड 12, ये 12 और यहाँ कहीं होना चाहिए। और फिर लास्टली 16 एंड 4, बेटा ये 16 और ये 4। ये पॉइंट्स मिल गए। अब इनको आप इसी तरह फ्री हैंड से मिला दें। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मोर देन ओजाइव। क्या बन गया बेटा, और मोर देन ओजाइव का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने नोट्स ले लिए नहीं लिए अभी तक, या अभी तक PDF से ही काम चला रहे हैं? उसका भी ले, उसमें मेरे ख्याल वो शायद मैंने जो भेजा उसमें कुछ लिखा हुआ भी है। मेरे पास दूसरा पड़ा होगा, मैं भेज दूंगा। प्रिंट आप ले सकते हैं, प्रिंट ले लें तो बेहतर है, वो दे देंगे। उनके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से लेना चाहे आपकी मर्ज़ी, अपने पास कहीं से सस्ता मिलता है वहाँ से ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप बेटा एडमिन दिनेश को बोलेंगे ना, आपको दे देगा। दोनों ऑप्शन हैं, लाजमी नहीं है कि आपको यहाँ से लेना है। अगर आपको बाहर से कहीं सस्ता मिलता है तो वहाँ से करा लें, कोई इशू नहीं। 2 भेजिए, 2। एक तो ये चैप्टर जो चल रहा है और एक इसके बाद भेजिए, ये एंड हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेटा स्टडी टेक्स्ट पे। स्टडी टेक्स्ट को ज़रा देखना है हमें, उसमें हम चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। स्टडी टेक्स्ट है आप लोगों के पास? ये है बेटा आपके सामने चैप्टर नंबर 7 आ रहा है।
अच्छा, अब इसमें मैं आपको इससे यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ स्टडी टेक्स्ट में मिलेंगी लेकिन मैंने अभी आपको अभी नहीं कराई। उसकी फिर मैं रीज़न बता देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं कराई। ये देखो बेटा, इस पर एक नज़र डालते जाते हैं। डाटा देखा था हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर एक नॉमिनल एंड ऑर्डिनल आपको नज़र आ रहा है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाँ वो भी बताता हूँ। पॉपुलेशन एंड सैंपल। अच्छा, उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ डाटा, ये तो आपको देख लेंगे। डाटा कलेक्शन मेथड्स, ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के जो होते हैं ना सोर्सेज, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये और ये चीज़ें, डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट किया था। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, फिर हमने मिड पॉइंट निकालना सीखा था, क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी। ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये आ रहा है नंबर ऑफ विजिट्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, क्लास विड्थ, साइज ऑफ क्लास इंटरवल जिसको हमने कहा था, मिड पॉइंट्स वगैरह। अब उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार चार्ट्स देखे थे हम लोगों ने, फिर बार चार्ट्स में हमने देखा था सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल कंपोनेंट, उसके बाद पाई चार्ट, फिर आपके सामने आ गया हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ओजाइव्स। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मिसाल के तौर पर इसको तो हमने देखना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमें। स्टेम एंड लीफ देखेंगे, बॉक्स एंड प्लॉट देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। अच्छा, अब ये जो स्टेम एंड लीफ और बॉक्स एंड विस्कर है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया। उसकी रीज़न ये बेटा कि बॉक्स एंड विस्कर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लोअर क्वार्टाइल चाहिए, इसमें आपको अपर क्वार्टाइल चाहिए, इसमें आपको मीडियन चाहिए। वो चीज़ें अभी आपने पढ़ी ही नहीं। यानी अगर आपको मैं डायरेक्ट बनाना कब सिखाऊंगा, जब क्वार्टाइल्स का पता होगा तो बताऊंगा ना, वो आना है अगले चैप्टर में। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके पास है यहाँ पर, उसके बाद हम इस चैप्टर की ये वाली चीज़ें देख लेंगे दोबारा। तो फिलहाल मैंने आपको नहीं करवाई। तो अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ नज़र आए तो आप परेशान मत हो जाना कि भाई सर ने क्यों छुड़वा दिया। आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जाग रहे हो ना। उसके बाद ये बार चार्ट वगैरह उसमें आपको बना के दिखाएंगे। सिंपल, ये मल्टीपल, ये कंपोनेंट, पाई चार्ट, वो भी वही चीज़ है। पाई चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम आ गया। ये देखें, हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही पढ़ा था हमने भी। फिर यहाँ पर हमने इक्वल और अनइक्वल दोनों देखे थे। अनइक्वल वाला जो है हमने किया यहीं से था, ये देखें, ये उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यही किया था हमने। इसने फिर दो मेथड और भी बताए, लेकिन एक बहुत है आपके लिए। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और उसके बाद ये आपके सामने ओजाइव आ गया। ओजाइव क्या है? इज अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये इसने आपको बना के दिखाया है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं, फ्रैक्टाइल्स और क्वांटाइल्स, परसेंटाइल, डीसाइल, क्वार्टाइल। बता तो दिया है कि होता क्या है, कैलकुलेट करना नहीं सिखाया उसने अभी यहाँ पर, वो अगले चैप्टर में आएगा। यहाँ पे आ गया स्टेम एंड लीफ, और फिर आपको नज़र आएगा ये बॉक्स एंड विस्कर, ठीक है। ये आपके सामने बॉक्स एंड विस्कर, ये अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद उसने आपको ये बेटा दिखाया है, टाइम सीरीज की ज़रूरत नहीं है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी हम लोगों ने, कैसे मिलती है? हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम से हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। हिस्टोग्राम से हम क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते थे? हर क्लास का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन उसको पॉइंट करते थे कहाँ पर? उस रेक्टेंगल की टॉप साइड पर। उनको फिर स्ट्रेट लाइन से मिलाते थे, तो क्या बन जाता था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसको फिर फ्री हैंड से स्मूथ करते थे तो वो बन जाता था फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में यही डिफरेंस है।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है स्ट्रेट लाइन से और फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है स्मूथ लाइन फ्री हैंड से। और इससे मिलता क्या है? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसने देखें आपको कहा है कि जी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी हो सकती है? सिमेट्रिक हो सकती है या फिर स्क्यूड हो सकती है। अच्छा, अब स्क्यूनेस के बाद उसने फिर दो बातें की हैं। एक उसने बात की है डायरेक्शन ऑफ स्क्यू की, और आगे उसने बोला है डिग्री ऑफ स्क्यू। अब डिग्री ऑफ स्क्यू के अंदर फिर उसने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया, ये देखें, मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ना मैंने अभी आपको मीन पढ़ाया है, ना मीडियन पढ़ाया है, ना स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया। वो जब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो फिर ये फॉर्मूला भी हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, डायरेक्शन ऑफ स्क्यू के लिए उसने ये आपको बना के दिखाई है, मैंने भी ये बना के दिखाई है, लेकिन मैंने उसमें आपको ये चीज़ें अभी नहीं बताई ना। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये शेप सिमेट्रिक होती है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। इसमें मीन मीडियन मॉड की क्या पोजीशन है, तो जब मीन मीडियन मॉड पढ़ेंगे तो उसको यहाँ पे प्लेस भी कर लेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और उसके बाद ये चैप्टर हो गया आपका डन। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये सेल्फ टेस्ट नज़र आ रहा है। सेल्फ टेस्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अभी कर लें, मैं आगे नया नहीं पढ़ा रहा अभी फ़िलहाल आपको। आज का दिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोग जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो जो कुछ आपने नोट किया है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, स्टडी टेक्स्ट में पीछे जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मेरे नोट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करें, जो आपको सही लगता है। कोई मिस्टेक होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ठीक कर लेंगे। फिलहाल ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे। ठीक हो गया? बोलते ही नहीं, चलें स्टार्ट करें। क्या मेरे लेक्चर उस पर अपलोड नहीं हो रहे पोर्टल पे या किसी चीज़ पे? किसी बच्चे ने वो मैसेज किया कि शायद नहीं हो रहे। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो देखता नहीं पोर्टल, खुद को कौन देखेगा वहाँ बैठ के। चेक करके बताओ बेटा, पोर्टल पे हुए मेरे लास्ट 2 लेक्चर जो हैं? हाँ, 3 लेक्चर हैं और उस पोर्टल पे हैं, तो बच्चों को क्यों पता नहीं चल रहा? अपडेट मतलब रिफ्रेश कर लें। जो समझ में नहीं आ रहा वो छोड़ के आगे चले जाए।
अरे हो गए। उसमें से आप वो छोड़ देंगे जो क्या कहते हैं स्टेम एंड लीफ वाले, स्टेम एंड लीफ वाले छोड़ देंगे, विस्कर बॉक्स वाले छोड़ देंगे, बाकी आप देख लेंगे। ये छोड़ देंगे। डन? बोले। अब आप लोगों ने पता है करना क्या होता है बेटा, पढ़ने का तरीका ये है, याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको पेपर के हवाले से बता दूं, आपके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं ना वो आते स्टडी टेक्स्ट से ही। तो जो बच्चा, मैं सिर्फ ये PRC 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी होगी ना, अच्छी से बड़ा जो पढ़ता रहे थोड़ा थोड़ा करके, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत आप रीडिंग करते रहा करें। किसकी? स्टडी टेक्स्ट की। स्टडी टेक्स्ट को जब आप रीड करते रहेंगे तो आपके बहुत से चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझे फिर आपके 100% डन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन बनाएगा स्टडी टेक्स्ट से, ठीक है। तो इसलिए स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरा ख्याल है ये चैप्टर हमारा डन है, और मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। क्या ख्याल है? टाइम है ना हमारे पास? हैं? मैं तो नहीं कर रहा डिस्कस, क्यों करूँ डिस्कस? क्या प्रॉब्लम है सर बताओ। 9 में? अच्छा 9 में प्रॉब्लम है, देखते हैं तो 9 में क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको पीछे मिल जाएगा जाके। नहीं, आंसर में नहीं कह रहा, स्टडी टेक्स्ट में जाके देखें, जहाँ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है। ये तो आपने पीछे आंसर देखा होगा ना। अच्छा, आपका वैसे आंसर है। अरे अरेंज में 9 का क्या आंसर आ रहा है? स्टडी टेक्स्ट है आपके पास इस वक्त? स्टडी टेक्स्ट है, ये देखें। एक मिनट सिर्फ एक मिनट रुकना।
देखें बेटा, आप आए ज़रा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? द डाटा इनटू असेंडिंग और क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अब वहाँ जाके क्वेश्चन पढ़ो। नाइन जो था, 9 में क्या लिखा हुआ था? तो बेटा जब आप अरेंज कर रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं अरेंज? मैग्नीट्यूड को रख कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? अब पीछे आंसर कुछ भी दिया हो, गलत भी होते हैं बेटा। ये कोई मतलब हदीस की किताब थोड़ी जो गलत नहीं हो सकती, मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पर। 14 ये, अच्छा देखें मेरी बात सुनो, मैं आपको डायरेक्टली भी इसका आंसर बोल सकता था कि इसका आंसर ये है। मैं आपको यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ? ताकि आपको पता चले कि आंसर को ढूंढना कैसे। आप जो चीज़ है उसको वहाँ जाके, जिसका नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको वहाँ जाके ज़रा पढ़ कर देखें कि क्या कहता है उसके बारे में, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। आपने बोला बेटा 14, आपका क्या क्वेश्चन है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। पॉपुलेशन, टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद विच एन एस्टेट, जिस चीज़ के साथ आपका कंसर्न होगा। अगर आपको याद हो, मैंने एक एग्जांपल दी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कौन से कॉलेज ढूंढेंगे? अच्छा आपका था 14। 14 में क्या है? सारे पार्ट या कोई एक पार्ट? ओके, पहले में उसने पूछा है हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120। देखें ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। हिस्टोग्राम का जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले तो आप हिस्टोग्राम पे एक नज़र डालें जो बना हुआ है, और यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करें कि क्या ये इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए बना हुआ है या अनइक्वल के लिए बना हुआ है। बार्स की जो वेट है वो सेम है ना बेटा? आपसे बात कर रहे हैं। तो सेम है ना, तो इसका मतलब ये इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल के लिए बना हुआ है। एक बात, दोनों के लिए अलग अलग है। अगर डिफरेंट होता तो फिर हम कुछ और तरीके से इसको देखते हैं। सेम है तो इसका मतलब है साइज ऑफ क्लास इंटरवल पूरे उसके लिए सेम है। इसका मतलब है हमने फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट नहीं किया हुआ, वो एज इट इज़ मौजूद है। अच्छा अब देखें पहले वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? बिटवीन 110 एंड 120। अच्छा देखें ये रहा 110, ये रहा, और ये है 120। 110 से 120 तक कितने आपको रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे हैं? ठीक है, तो पहला जो रेक्टेंगल है इसकी यहाँ पे, और इसको चेक करें तो 5 वैल्यूज़ वहाँ है, 4 यहाँ है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऐसे मिल जाएंगे। अच्छा सेकंड पार्ट में कहता है टोटल स्टॉक्स। अब टोटल को अगर आप चेक करें, ये देखो बेटा, पहली वैल्यू है 2, ये 5, ये 4, ये कहाँ आ रहा है 8, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है 5, ये कहाँ आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है 2। इसका मतलब है ये है 2, पहले वाला 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है, और ये 2 है। इनको ऐड कर लें, बीटा आंसर। इस तरीके से आप इसको आंसर करें। हाँ वो बेटा आगे जाके बताऊंगा, जब मुझे याद करवाना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मॉड, तो फिर आपको ये आंसर करें। इसी तरह जब हम पढ़ेंगे मीडियन, तो फिर वहाँ पे हमें ओजाइव की याद आएगी। मीडियन के लिए ओजाइव और मॉड के लिए हिस्टोग्राम।
बस फिर नया टॉपिक अगली क्लास में पढ़ना है। तो फिर यहाँ से GET LOST हो जाओ फॉलो। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा।